हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हमने यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के विषय में पढ़ा था, जिसमें सामाजिक परिवर्तन का युग और सामाजिक परिवर्तन में योगदान देने वाले उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी विचारधारा के विषय में हमने पढ़ा था। और इसके अतिरिक्त औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन पर हम प्रकाश डाल चुके थे। अब हमारा टॉपिक है यूरोप में समाजवाद आना। तो बच्चों, यूरोप में समाजवाद किस प्रकार आया, अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 19वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ कि यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार बन गया। कब बच्चों? 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में क्या हुआ कि समाजवाद क्या बन गया? एक जाना पहचाना विचार बन गया। और समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को समाजवाद का जनक माना जाता है। 1818 से 1882 ईस्वी। और कार्ल मार्क्स का सिद्धांत क्या था? कार्ल मार्क्स कैसे समाज का निर्माण करना चाहते थे? कार्ल मार्क्स चाहते थे कि एक ऐसा समाज निर्मित हो जिसमें सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण व स्वामित्व हो। तो कार्ल मार्क्स की दृष्टि से समाजवाद किसे कहा जाएगा? कि एक ऐसा समाज जिसमें सारी संपत्ति पर सामाजिक नियंत्रण हो व स्वामित्व हो, यानी कि व्यक्तिगत नियंत्रण को कार्ल मार्क्स स्वीकार नहीं करते थे। बच्चों, हम डिटेल्स प्रकाश डाल रहे हैं। समाजवाद के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा क्या थी? समाज थी। समाज के पुनर्गठन की सबसे प्राचीन विचारधारा क्या है बच्चों? समाजवाद है। और 19वीं सदी के मध्य तक, जैसा कि अभी हमने बताया कि 19वीं सदी के मध्य तक क्या हुआ था कि पूरे यूरोप में समाजवादी विचारधारा फैल चुकी थी, समाजवाद का प्रचलन हो चुका था। और उसकी समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे और वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का जड़ है। अर्थात व्यक्तिगत संपत्ति जो लोगों के पास होती है, व्यक्तिगत स्वामित्व जो होता है, स्वामित्व का मतलब अधिकार होता है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। व्यक्तिगत संपत्ति ही क्या होती है? सारी समस्याओं का जड़ होती है। जैसे कि कुछ लोगों के हाथ में संपत्ति का केंद्रीकरण क्या होता है? उससे समाज में दो वर्गों का विभाजन हो जाता है। समाज दो वर्गों में बढ़ जाता है, उच्च वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग क्या हो जाएगा? सुविधा संपन्न हो जाएगा। निम्न वर्ग सुविधा विहीन हो जाएगा। तो इसलिए सारी समस्याओं का जड़ क्या है? संपत्ति की निजी स्वामित्व। वे ऐसा क्यों मानते थे? समाजवादी ऐसा क्यों मानते थे कि सारी समस्याओं का जड़ क्या है? संपत्ति का निजी स्वामित्व ही है। ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिल सकता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। अर्थात जो पूंजीपति व्यक्ति होता है वो समाज का ख्याल नहीं रखता। यद्यपि उसके पास संपत्ति इतनी अधिक होती है कि वो चाहे तो लोगों को रोजगार दे सकता है, लेकिन
उसे केवल अपने फायदे से मतलब रहता है, समाज से कोई मतलब नहीं रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता है। उसकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। कौन बनाता है? मजदूर बनाते हैं। किसी पूंजीपति क्या करता है? केवल संपत्ति ही लगाता है ना किसी भी उद्योग धंधे में। और उत्पादन का कार्य कौन करता है? मजदूर करते हैं। मजदूरों के परिश्रम से ही उत्पादन होता है और उस उत्पादन का लाभ किसको मिलता है? पूंजीपति को मिलता है। तो पूंजीपति को क्या चाहिए कि उस लाभ को ईमानदारी से मजदूरों में वितरित कर दे, लेकिन पूंजीपति वर्ग ऐसा नहीं करता है। और इस वजह से समाजवादी क्या थे? व्यक्तिगत स्वामित्व के खिलाफ थे। धन के व्यक्तिगत स्वामित्व के खिलाफ थे। अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह ध्यान दिया जाएगा। इसके साथ ही समाजवादियों का क्या मानना था कि अगर संपत्ति पर साझा यानी सबका सामाजिक हितों पर ध्यान अच्छी तरह दिया जाएगा। यदि सबका नियंत्रण रहेगा तो सब लोग क्या करेंगे? सामाजिक हित के कार्य करेंगे। इस तरह समाज का विकास होगा। और समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। केवल मौखिक ही नहीं कहा, बल्कि उन्होंने क्या किया? अभियान भी चलाया। और कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चल सकता है? कल्पना करिए कि कोई समाज बिना संपत्ति के चल सकता है? असंभव है। तो समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? अगर संपत्ति नहीं रहेगी तो कोई समाज चल ही नहीं सकता है। तो समाजवादियों के समाज का क्या आधार होगा? इसको डिटेल समझा रहे हैं बच्चों। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। मतलब वो लोग भविष्य के लिए अलग दृष्टिकोण रखते थे। और कुछ समाजवादी जो थे वो कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी रखते थे। किसमें? समाजवादी दृष्टिकोण क्या था? ये लोग कैसा दृष्टिकोण रखते थे? कोऑपरेटिव दृष्टिकोण रखते थे। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? सामूहिक उद्यम। इनका दृष्टिकोण क्या था बेटा? सामूहिक उद्यम होता था बच्चों इनका दृष्टिकोण। किसका? समाजवादियों का दृष्टिकोण सामूहिक उद्यम होता था। और इसी में ये दिलचस्पी रखते थे। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहल कदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते हैं। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस में लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। ब्लांक क्या थे? ये समाजवाद के समर्थक थे। कहाँ के थे? फ्रांस के। समाजवादी विचारक क्या कौन थे? लुई ब्लांक। कौन थे? लुई ब्लांक थे। और 1813 से 1812
82। ये क्या चाहते थे? इनका मानना था कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। क्या चाहते थे? कि पूंजीवादी उद्यमों की जगह किसको बढ़ावा दिया जाए? सामूहिक उद्यम को। बढ़ावा दे। कौन दे बेटा? बच्चों कौन दे? किस पर जोर दे रहे थे ये? इन्होंने क्या कहा कि सरकार को पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यम को बढ़ावा देना चाहिए। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब में आपस में बांट लेते थे। कोऑपरेटिव का मतलब क्या होता है? हिस्सेदारी। तो ये लोग क्या करते थे? सामूहिक हिस्सेदारी, यानी कि जो जितना काम किया रहता था उसी हिसाब से उसको बांट लेते थे। पूंजी को बराबर बराबर मुनाफे को बांट लिया जाता था। तो इस प्रकार जो है ये लुई ब्लांक जो थे वो निजी उद्यम की जगह क्या चाहते थे? सरकारी उद्यम स्थापित करने के पक्ष में थे। तो कार्ल मार्क्स समाजवाद के जनक, जैसा कि हमने अभी बताया कि कार्ल मार्क्स कौन थे? समाजवाद के जनक थे कार्ल मार्क्स। उनकी विचारधारा क्या थी? कार्ल मार्क्स क्या चाहते थे? कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगेल्स ने इस दिशा में कई नई तर्क प्रस्तुत किए। कार्ल्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व होता है, यानी कि जो फैक्ट्री में पूंजी लगती है उस पर किसका अधिकार होता है? पूंजीपतियों का होता है। और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। कार्ल मार्क्स क्या मानते थे? कि जो भी लाभ पूंजीपतियों को मिलता है उसमें किसका योगदान होता है? मजदूरों के मेहनत का योगदान होता है। और मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफा का संचय करते रहेंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है। यानी कि मार्क्स भी क्या थे? मार्क्स जो समाजवाद के जनक थे वो भी निजी संपत्ति के विरोधी थे। और क्यों थे? जैसा कि अभी हमने बताया कि इनका मानना था कि पूंजीपति वर्ग पैसे का संचय करता है जो कि मजदूरों के मेहनत से उन्हें प्राप्त होता है। वो मजदूरों को धन वितरित नहीं करता है। कौन सा वर्ग? पूंजीपति वर्ग मजदूरों को क्या करता है? धन नहीं देता है, उनके मेहनत का प्रतिफल नहीं देता है। और इनका ये भी मानना था कि जब तक पूंजीपति वर्ग नहीं सुधरेगा तब तक मजदूरों की स्थिति भी नहीं सुधर सकती है। और मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को क्या करना चाहिए? पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने क्या कहा? कि पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए। मार्क्स का विचार था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा। इसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण
और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज को ही साम्यवादी नाम दिया। साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः किसकी होगी? मजदूरों की ही होगी, क्योंकि बिना मजदूरों के कोई पूंजीपति उत्पादन का कार्य कर ही नहीं सकता है। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो कौन कौन से विचारक थे, दार्शनिक थे जो समाजवाद को लाना चाहते थे? कार्ल मार्क्स थे बच्चों, फ्रेडरिक थे और लुई ब्लांक। लुई ब्लांक कहाँ के थे? फ्रांस के थे। इन लोगों का विचार था कि जब तक पूंजीपतियों का स्वामित्व रहेगा पूंजी पर, तब तक समाजवाद नहीं आ सकता है। इसलिए निजी संपत्ति या पूंजीवाद का विरोध करना चाहिए। मजदूरों को पूंजीवादी शासन को उखाड़ फेंकना चाहिए, तभी कम्युनिस्ट यानी समाजवाद संभव होगा और भविष्य में समाजवाद का विकास होगा। अब है समाजवाद के लिए समर्थन। अगला टॉपिक हमारा क्या है? समाजवाद के लिए समर्थन। तो बच्चों 1870 का दशक आते आते समाजवादी पूरे यूरोप में फैल चुके थे और अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। समाजवादियों ने कौन सी संस्था बना ली थी? द्वितीय इंटरनेशनल। नेशनल नामक क्या बना ली थी? संस्था। किसने बना ली थी? समाजवादियों ने। बच्चों 1870 कब? 1870 के दशक में। 1870 के दशक में समाजवादियों द्वारा द्वितीय इंटरनेशनल नामक संस्था स्थापित कर ली गई थी और इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना शुरू कर दिया था। संकट के समय अपने सदस्यों को मदद पहुंचाने के लिए इन संगठनों ने कोष स्थापित किए थे और इन संगठनों द्वारा क्या हुआ था कि कोष की भी स्थापना की गई थी। किस लिए की गई थी? संकट के समय मजदूरों की सहायता के लिए। तब मजदूर यूनियन जो था, द्वितीय इंटरनेशनल नामक संस्था जो थी समाजवादियों की, इसी तरह की कई संस्थाएं स्थापित हुई जो मजदूरों के हितों के लिए संकट के समय मजदूरों को सहायता देने के लिए एक कोष की स्थापना भी कर डाली थी और काम के घंटों में कमी तथा मताधिकार के लिए आवाज़ उठाना शुरू कर दिया था। जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ इन संगठनों के काफ़ी गहरे रिश्ते थे और संसदीय चुनाव में वे पार्टी की मदद भी करते थे। 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और
ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली थी। तो ब्रिटेन में समाजवादियों द्वारा गठित पार्टी का नाम क्या था? लेबर पार्टी। तब मजदूरों का प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी कब गठित हुई थी? 1905 ईस्वी में बना ली गई थी। और इसी तरह से विभिन्न देशों में विभिन्न पार्टियों की स्थापना हुई थी बच्चों। तो ये जो है फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी, पार्टी का गठन हो गया था। और ऐसी ही कई पार्टियां गठित हुई और 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में सफल नहीं हो पाए थे। यानी प्रथम विश्व युद्ध के समय तक कहीं भी समाजवादियों की सरकार नहीं बन पाई थी। और यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार नहीं बना पाए थे। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनवाने में भी अहम भूमिका निभाई, मगर सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकलों का ही दबदबा बना रहा। जैसा कि पिछले चैप्टर में बता चुके हैं कि रूढ़िवादी विचारधारा, रेडिकल विचारधारा और उदारवादी विचारधारा जो है समाजवाद लाने के लिए प्रयत्नशील थी। तो पूरे यूरोप में इन्हीं तीनों विचारों का दबदबा बना रहा और ये समाजवादी जो विभिन्न पार्टियां गठित हुई, ये समाजवाद लाने में असमर्थ थी। कब तक बच्चों? कि 1914 तक। 1914 में क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। तब तक कहीं भी समाजवादी सरकार का गठन नहीं हो पाया था। यूरोप के किसी भी देश में समाजवादी सरकार गठित नहीं हो पाई थी। और अगले जो है हमारा अगला खंड है, दूसरा खंड 2 और चैप्टर वही है, रूस में समाजवाद। तो अब है रूसी क्रांति। टॉपिक हो गया क्या? ये खंड 2 हो गया। और रूसी क्रांति सरलता के लिए, अध्ययन की सुविधा के लिए कई खंडों में बांट करके अध्ययन किया जाता है बच्चों। तो ये दूसरा खंड अब शुरू हो गया। कौन सा खंड है? रूसी क्रांति। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से रूस क्या था? एक था। कैसा देश था? यूरोप के पिछड़े देशों में से एक देश रूस था। तब यह सबसे पीछे था। और 1917 आते आते क्या हुआ? समीकरण जो है उलट गया। पिछड़े देशों में मतलब किस क्षेत्र से? औद्योगिक करण की दृष्टि से। ऐसा नहीं है कि उसके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं थे, भूमि संसाधन या अन्य खनिज संसाधन नहीं थे, बल्कि किस दृष्टि से यूरोप में पिछड़ा हुआ था? औद्योगिकीकरण से। औद्योगिकीकरण यूरोप में तीव्र गति से हो रहा था और रूस अभी पीछे था। रूस में यह समीकरण क्या था?
उलट गया था। यूरोप के सबसे पिछड़े औद्योगिक देशों में से एक रूस में यह समीकरण उल्टा था। 1917 की अक्टूबर क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने कब्जा कर लिया और फरवरी 1917 में जारशाही के पतन और अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। ऐसा कैसे हुआ? क्रांति के समय रूस के सामाजिक और राजनीतिक हालात कैसे थे? इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमें क्रांति के कुछ साल पहले की स्थितियों पर नज़र डालनी होगी। तो रूसी साम्राज्य 1914 पर हम पहले नज़र डालते हैं। क्या है? रूसी साम्राज्य 1914 ईस्वी। तब 1914 ईस्वी में रूस की क्या स्थिति थी बच्चों? रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर जार निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? शासक कौन था रूस में? जार निकोलस द्वितीय शासन कर रहा था। रूस में सम्राटों को जार कहा जाता था। तो रूस का शासक कौन था उस समय? जार निकोलस द्वितीय। और मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भूक्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्तोनिया तथा पोलैंड, यूक्रेन व बेलारूस के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के अंग थे। यानी रूस बहुत ही विस्तृत देश था और यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान भी इसी साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। रूस में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च से उपजी शाखा रूसी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को मानने वाले बहुमत के लोग थे, लेकिन इस साम्राज्य के तहत रहने वालों में कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट, मुस्लिम और बौद्ध भी शामिल थे। यानी कि यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी रहते थे। और क्या स्थिति हुई बच्चों कि यहाँ पर जार का शासन चल रहा था। कौन था? जार निकोलस द्वितीय था। और यहाँ पर विभिन्न धर्मावलंबी रहते थे, जैसे क्रिश्चियन लोग रहते थे, जिसमें प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक दोनों संप्रदायों के लोग थे। तो बौद्ध धर्म मानने वाले, जैन धर्म मानने वाले और मुस्लिम संप्रदाय के लोग भी यहाँ रहते थे। और रूसी साम्राज्य अत्यंत विशाल साम्राज्य था, जैसा कि इस चित्र में आप देख सकते हैं। ये क्या है? रूसी साम्राज्य है। आप देख रहे हैं ये ग्रीन कलर का जो है, इतना सब रूस का है। और ये छोटा छोटा देश है, ऑस्ट्रिया, हंगरी, जर्मनी, फ्रांस, इसकी अपेक्षा कितना छोटा है। तो ये रूस पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना बड़ा था, बहुत बड़ा साम्राज्य था रूस का। और सभी देश छोटे 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 आप देख ही रहे हैं। बुल्गारिया है और ऑस्ट्रिया हंगरी है, जर्मनी है, फ्रांस है, ये सब छोटे नज़र नहीं आ रहे हैं। इटली है, तो ये सब यूनान है, छोटे छोटे देश थे अपेक्षाकृत किसके? रूस के। रूस का साम्राज्य बहुत बड़ा था। आज भी रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में पहले स्थान पे है बच्चों। तो रूस एक विशाल देश था और जिस पर जार निकोलस द्वितीय शासन करते थे और यहाँ पर विभिन्न धर्मों के लोग रहते थे। अब है अर्थव्यवस्था और समाज। रूस की अर्थव्यवस्था और समाज पर प्रकाश डाल रहे हैं। बीसवीं सदी की शुरुआत में रूस की
आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था, यानी कृषि प्रधान समाज था। कब तक? 20वीं सदी तक रूस कृषि प्रधान समाज था। क्या था? रूस कृषि प्रधान था। यहाँ की 85% जनता, कितनी? 85% जनता कृषि कार्य में लगी हुई थी। आप देख ही रहे हैं, जैसा कि प्रतिशत बता रहा है, मात्र 15% लोगों को छोड़ करके सभी लोग क्या करते थे? कृषि कार्य करते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतना नहीं था, यानी यूरोप के सभी देशों में औद्योगिकीकरण हो चुका था। रूस इस क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने बताया है। तो यहाँ पर कृषि कार्य पर ही पूरा समाज निर्भर था। यूरोप और उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% थी, और रूसी साम्राज्य के किसान अपनी ज़रूरतों के साथ साथ बाजार के लिए भी पैदावार करते थे, यानी कि केवल निर्वाह कृषि नहीं करते थे, व्यापारिक कृषि किया जाता था। और रूस अनाज का एक बड़ा निर्यातक देश भी था। किसान खेती जरूर करते थे, लेकिन कैसी खेती करते थे? व्यापारिक कृषि के साथ साथ रूस क्या था? एक बड़ा ही निर्यातक देश था। किसका? अनाज का। अनाज का बड़ा निर्यातक देश था। तब रूस बड़े पैमाने पर अनाजों का क्या करता था? निर्यात करता था। और इसके अतिरिक्त उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को जो थे मुख्य शहर रूस के, कौन कौन से? सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज़्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, यानी कि हाथों से किया जाता था, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉपों के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखानों में भी मजदूर काम करते थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में चालू हो गए थे, जब रूस के रेल नेटवर्क को चलाया जा रहा था। उसी समय रूसी उद्योगों में विदेशी निवेश भी तेज़ी से बढ़ा था। इन कारकों के चलते कुछ ही सालों में रूस के कोयला उत्पादन में 2 गुना और स्टील उत्पादन में 4 गुना वृद्धि हुई। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या लगभग बराबर हो चुकी थी। तब 1900 तक क्या हुआ? अत्यधिक कारखानों की संख्या हो गई। अब कृषि एवं उद्योग क्षेत्र क्या हो गए? बराबर हो गए। 1900 ईस्वी तक क्या हुआ कि उद्योग और कृषि क्षेत्र बराबर हो गए। और इसके अतिरिक्त और क्या परिवर्तन आया कि कारीगरों और कारखाना मजदूरों की संख्या जो है बराबर हो गई। ज़्यादातर कारखाने उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे, लेकिन अभी भी क्या था? कारखाने किसके स्वामित्व में थे?
उद्योगपतियों की निजी संपत्ति थे। अभी भी क्या था यहाँ पर कि कारखाने उद्योगपतियों के निजी संपत्ति ही थे। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी मिलता था और काम की पाली के घंटे निश्चित हों। इस बात का ध्यान रखने के लिए सरकारी विभाग बड़ी फैक्ट्रियों पर नज़र रखते थे, लेकिन फैक्ट्री इंस्पेक्टर भी नियमों के उल्लंघन को रोक पाने में नाकामयाब रहे। कारीगरों की इकाइयों और वर्कशॉपों में काम की पाली प्रायः 15 घंटे तक की होती थी। कारखानों में मजदूर आमतौर पर 12 घंटे काम करते थे। मजदूर कितने घंटे काम करते थे? कारखाने में 10 से 12 घंटे, तो वर्कशॉपों में 15 घंटे 15 घंटे काम लिया जाता था। तो यह क्या है? मज़दूरों के साथ न्याय हो रहा था कि अन्याय हो रहा था? मज़दूरों के रहने के लिए भी कमरों से लेकर के जो है डॉर्मिटरी तक तरह तरह की व्यवस्था मौजूद थी। सामाजिक स्तर पर मज़दूर बटे हुए थे। कुछ मज़दूर अपने मूल गाँव के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मज़दूर स्थायी रूप से शहरों में जाकर के बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के स्तर पर भी काफ़ी फ़र्क था। सेंट पीटर्सबर्ग के एक धातु मजदूर ने कहा था कि धातुकर्मी मजदूरों में खुद को साहब मानते थे। उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की ज़रूरत जो रहती थी, मतलब प्रशिक्षित मजदूर जो रहते थे वो अपने आप को उच्च मानते थे। 1914 में फैक्ट्री मजदूरों में औरतों की संख्या 31% थी, लेकिन उन्हें पुरुष मजदूरों के मुकाबले कम वेतन दिया जाता था और मर्दों की तनख्वाह के मुकाबले आधे से 3/4 तब एकदम कम मजदूरी, नाम मात्र की मजदूरी महिलाओं को मिलती थी। मजदूरों के बीच मौजूद फासला उनके पहनावे और व्यवहार में भी साफ साफ दिखाई पड़ता था। यद्यपि कुछ मजदूरों ने बेरोजगारी व आर्थिक संकट के समय एक दूसरे की मदद करने के लिए संगठन बना लिए थे, लेकिन ऐसे संगठन बहुत कम थे। खास मजदूरों की क्या थी? मजदूरों की कई कैटेगरी थी और औरतों की मजदूरी नाम मात्र थी, अर्थात मर्दों की अपेक्षा 1/4 1/4 मजदूरी या वेतन मिलता था किसको? औरतों को। इस प्रकार जो है औरतों की स्थिति अच्छी नहीं थी। कहाँ पर? रूस में। और इन विभेदों के बावजूद जब किसी को नौकरी से निकाल दिया जाता था या उन्हें मालिकों से कोई शिकायत होती थी तो मजदूर एकजुट होकर हड़ताल पर भी उतर आते थे। 1896-1897 के बीच कपड़ा उद्योग में और 1902 में धातु उद्योग में ऐसे ही हड़तालें काफ़ी संख्या में आयोजित हुई। देहात की ज़्यादातर ज़मीन पर किसान खेती करते थे, लेकिन विशाल संपत्तियों पर सामंतों, जारशाही और ऑर्थोडॉक्स चर्च का ही कब्जा था। मजदूरों की तरह किसान भी बटे हुए थे। किसान बहुत धार्मिक स्वभाव के होते थे। इक्का दुक्का अपवादों को छोड़ दिया जाए तो वे सामंतों और नवाबों का बिल्कुल सम्मान नहीं करते थे। नवाबों और सामंतों को जो सत्ता और हैसियत मिली हुई थी वह लोकप्रियता की वजह से नहीं बल्कि जार के प्रति उनकी निष्ठा और सेवाओं के बदले मिली हुई थी। यानी कि नवाब और
जो वो थे सामंत थे, वो जार के चमचे थे, जार के चाटुकार थे, इसलिए उन्हें सम्मान मिला हुआ था, लेकिन जनता उनका सम्मान नहीं करती थी। और मिसाल के तौर पर फ्रांसीसी क्रांति के दौरान ब्रिटेन के किसान न केवल नवाबों का सम्मान करते थे, बल्कि उन्होंने नवाबों को बचाने के लिए बाकायदा लड़ाइयाँ भी लड़ी। इसके विपरीत रूस के किसान चाहते थे कि नवाबों की ज़मीन छीनकर किसानों में बांट दी जाए। बहुधा वह लगान भी नहीं चुकाते थे। कई जगह तो जमींदारों की हत्या भी की जा चुकी थी। 1902 में दक्षिणी रूस में ऐसी घटनाएं बड़े पैमाने पर घटी। 1905 में तो पूरे रूस में ही ऐसी घटनाएं घटने लगी थी। रूसी किसान यूरोप के बाकी किसानों के मुकाबले एक और लिहाज से भिन्न थे। यहाँ के किसान समय समय पर सारी ज़मीन को अपने कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे। कम्यून यानी मीर को सौंप देते थे और फिर कम्यून ही प्रत्येक परिवार को ज़रूरत के हिसाब से किसानों को ज़मीन बांट देता था। यानी यहाँ पर क्या प्रथा थी? ज़मीन कम्यून द्वारा किसानों को ज़रूरत के हिसाब से दी जाती थी और यहाँ के किसान नवाबों और सामंतों से नहीं डरते थे, बल्कि उन्हें उखाड़ फेंकने के लिए तैयार थे। तो ये अंतर था अन्य यूरोपीय देशों के किसानों और रूस के किसानों में। अब है रूस में समाजवाद, अगला टॉपिक, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। हमारा क्या टॉपिक है? रूस में समाजवाद। इस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे।